नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बांग्लादेश फिर से हिंसा की चपेट में आ गया है। जुलाई 2024 में शेख हसीना की सरकार के गिराए जाने के करीब 1.5 साल बाद ढाका की सड़कों पर एक बार फिर भीड़ का कब्जा हो गया है। लूटपाट, आगजनी, हत्या की खबरें हैं। बांग्लादेश के उभरते छात्र नेता शरीफ ओस्मान हादी की ढाका में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसे लेकर बांग्लादेश में काफी गुस्सा है। इस हत्या से गुस्साई भीड़ ने एक दलित हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की हत्या कर दी, जलाकर मार दिया। दोनों घटनाओं की जांच हो रही है, लेकिन बांग्लादेश के हालात बता रहे हैं कि जांच और गिरफ्तारी के अलावा यूनुस के हाथ में कुछ भी नहीं। क्या यह सब चुनाव टालने के लिए किया जा रहा है? इस हालात में फरवरी 2026 में अगर चुनाव हो भी गए तो उनकी क्या विश्वसनीयता रह जाएगी? अवामी लीग पर प्रतिबंध है। 1971 में पाकिस्तान का समर्थन करने वाली जमाते इस्लामी को बढ़त मिलने की बात कही जा रही है। क्या बांग्लादेश जमात में अपना भविष्य देखने लगा है? बांग्लादेश में भारत को लेकर विरोध बढ़ रहा है। भारत को इसे संवेदनशीलता के साथ देखना होगा और बांग्लादेश को भी समझना होगा कि यहां तक कि उसकी यात्रा में भारत की क्या भूमिका रही है। दरअसल फोकस दीपू चंद्रदास की हत्या पर है और होना भी चाहिए, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से भारत के विरोध में माहौल बन रहा है, उसे लेकर सरकार और भारत के मीडिया को भी समझदारी से काम लेने की जरूरत है। जरूरी है कि ऐसे में सही तथ्य सामने लाए जाएं और सही सवाल उठाए जाएं। शेख हसीना के खिलाफ भ्रष्टाचार और विरोधी दलों को कुचलने में अत्याचार के आरोपों को भी अनदेखा नहीं कर सकते। वहां की जनता मानती है कि हसीना के दौर में भ्रष्टाचार चरम पर था और दमन भी। उसका गुस्सा बांग्लादेश के लोगों में दिखता है। वे शेख हसीना को तानाशाह मानते हैं, लेकिन बदलाव के साथ खड़े लोगों को यह भी देखना होगा कि 1.5 साल में उन्होंने बांग्लादेश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। क्या वह वही बदलाव है जिसके लिए शेख हसीना को कुर्सी से हटाया गया? हसीना सरकार के बदले जो विकल्प बनाने की कोशिश हो रही है, उसे देखकर भरोसा तो पैदा नहीं होता कि यह गुस्सा किसी नई व्यवस्था के लिए है। कोई नई व्यवस्था बन रही है, उसमें कोई नया सपना है। हर दिन बांग्लादेश अराजकता की तरफ जाता दिख रहा है। बांग्लादेश के लोग ही बेहतर समझते हैं, जानते होंगे, मगर उन्हें यह देखना चाहिए कि नई व्यवस्था के नाम पर अगर एक बार इस्लामिक ताकतों का वर्चस्व बन जाएगा तो उनके देश में विरोध प्रदर्शन का यह आखिरी दौर होगा। उसके बाद उनकी भी आवाजें यही शक्तियां कुचल देंगी जो आज उनके साथ नई व्यवस्था का सपना दिखा रही हैं। अराजकता की स्थिति में भ्रष्टाचार कभी दूर नहीं होता और ना ही न्याय व्यवस्था बनती है। इस धोखे में किसी भी मुल्क के लोगों को नहीं रहना चाहिए। भारतीय उपमहाद्वीप के स्तर पर देखिए तो यह भी दिखेगा कि कब तक यह उपमहाद्वीप धर्म के झगड़े में फंसा रहेगा। सांप्रदायिक हिंसा का सक्रिय इतिहास 100 साल से अधिक का हो चुका है। भारत में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में वही बातें 100 साल से दोहराई जा रही हैं और कहीं मुसलमान तो कहीं हिंदू की हत्या का सिलसिला रुक नहीं रहा। इस हिंसा से क्या मिल रहा है कि बड़ी आबादी धर्म के नाम पर सत्ता पर कब्जा करने के लिए सनकी हुई है। मामला केवल हिंदू बनाम मुसलमान तक सीमित नहीं रहा। अभी अभी सोनिया फेलेरो की किताब आई है, द रोब एंड द स्वॉर्ड, हार्पर कॉलिंस से आई है। यह किताब आज के एशिया में बौद्ध धर्म के उग्र होते स्वरूप की बात करती है। सोनिया फेलेरो सीनियर पत्रकार हैं। उनकी किताब श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और भारत में भी बौद्ध धर्म के आसपास उग्र और हिंसक राजनीति अंगड़ाई ले रही है, इसकी बात करती है। यह दिखाया गया है कहीं कहीं तो भयंकर हिंसक भी हो चुकी है। तो यह सवाल केवल बांग्लादेश के लिए नहीं, भारत, नेपाल और श्रीलंका और पाकिस्तान सबके लिए है, सबके लिए चुनौती है।